बैंकिंग रेगुलेशन। तो अगर बैंकिंग रेगुलेशन कहीं पर ये वर्ड यूज़ होता है तो अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वो भारतीय रिजर्व बैंक। यानी अगर बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने की बात आती है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने की बात आएगी, वहाँ पर सबसे पहले अपना कौन सा रेगुलेटरी बॉडी आती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हम सभी को पता है। तो आज हम इसके बारे में एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, किस तरीके से ये बैंक्स को रेगुलेट करती है, कौन कौन से टूल्स यूज़ करती है, और रेस्ट्रिक्शंस बैंक पे लगाने के क्या क्या तरीके हैं इसके पास। ये सारी चीज़ें हम एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम क्या क्या टॉपिक्स से अवेयर हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये जान पाएंगे कि आरबीआई का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होता है, मीन्स आरबीआई किन लोगों से मिलकर के बनता है और ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम को किन एक्ट्स के थ्रू रेगुलेट करता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हमें ये देखना है कि आरबीआई का फंक्शन क्या होता है एज ए इंडियन बैंकिंग सिस्टम के रेगुलेटर की तरह से। फिर उसके बाद आरबीआई जो भी मॉनेटरी कंट्रोल करती है उसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ करती है वो हमें एक एक करके एकदम डिटेल में पढ़ने हैं। फिर प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, इनके कंपोजिशन और रेशनल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर आप टारगेट देते हो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस के, जो कि आरबीआई देती रहती है सारे बैंक्स को, जैसे कि बोल देंगे कि आप अपना टोटल एडवांस का 40% प्रायोरिटी सेक्टर को ही दीजिए, तो ये कितना रखना है, ठीक है, और कितना इंडियन बैंक्स के लिए रखना है, कितना फॉरेन बैंक्स के लिए रखना है, ये सारी चीज़ें कौन डिफाइन करता है? आरबीआई डिफाइन करता है। ये हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं बैंक लैंडिंग पे, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना फ्रेंड्स जो हमारे और जो डिपार्टमेंट्स हैं, कैबिनेट ऑफिसर्स हैं, उनके थ्रू वो चीज़ें बैन करी जाती हैं। तो बैंड चीज़ों में कहीं इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। बैंड चीज़ें आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं बैंड इन्वेस्टमेंट, बैंड ऑब्जेक्ट्स, या फिर इलीगल एक्टिविटी। तो इन सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, इस पर रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस लगाना और इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार करना, ये सब आरबीआई करती है और ये सब हम इस यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम आरबीआई का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आरबीआई फाइनली करती क्या है। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं आरबीआई का, तो आप इसे हिस्ट्री से कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ पर हमें आरबीआई की हिस्ट्री पढ़नी नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग या आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना है तो आप गूगल पे जा करके इसे पढ़ सकते हैं कि आरबीआई की हिस्ट्री क्या है, इसको बनाने के पीछे कौन से कमीशंस थे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमें जो यहाँ पर पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन कैसे होता है। एक तो आरबीआई एक्ट 1934 इसमें अपना रोल प्ले करता है, एंड सेकेंड वन इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इन दोनों एक्ट से मिलकर के ही हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन होता है। अभी अगर हम ये देखें कि बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने का रेशनल या रीज़न क्या हो सकता है या मोटो क्या है, तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने की रिक्वायरमेंट कैसे आती है, इसके थ्रू अगर आप रेगुलेशन करते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम का, तो आप एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं और पब्लिक में ट्रस्ट जनरेट कर सकते हैं कि वो अपने बैंकिंग सिस्टम पर ट्रस्ट कर सकें। जैसे कि आप क्या करते हैं, आपका अकाउंट मान लेते हैं एसबीआई में है, आप जाते हैं वहाँ पर 20 लाख रुपीज़ जमा कर देते हैं, ठीक है, और अगर आपको कोई फ्रेंड मांगता है या कोई ऐसे ही कोई अननोन या कोई रिलेटिव मांगता है, आप उसको मना कर देते हैं। क्यों? ये आपका ट्रस्ट ही तो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे। ये आपका ट्रस्ट ही तो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे कि मैं 20 लाख रुपीज़ अपने अकाउंट में जमा करूंगा, दैट विल बी सिक्योर्ड, और मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा 3.5%। तो इस ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए, इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम या किसी भी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने की रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर ये रेगुलेशन ना हो तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे कि बैंक वाला पैसा हमारे पास ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, हम इसमें जा कर के डिपॉजिट करें कि ना करें। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन से ही आ सकता है, इसलिए किसी भी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट के बिहाफ, इन्वेस्टर के बिहाफ पर
सेकंड पार्टी को ये एश्योर कराना कि अगर आप इस बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आपको एश्योर करते हैं कि जो भी शॉर्टफॉल रहेगा या जो भी कोई डिफ़ॉल्ट होता है, इन केस ऑफ एनी डिफ़ॉल्ट, जो कि नोइंगली नहीं होना चाहिए, अननोइंगली अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है तो हम उसको मीट करेंगे, हम उसको मेंटेन करेंगे, हम उसका गैप फिल करेंगे। तो आप फ्री होकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने स्पेकुलेशन के हिसाब से, अपने आईक्यू के हिसाब से। और ये जो बैंकिंग सिस्टम जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसकी गारंटी या इसको एश्योर करने का काम हम करते हैं। और आप इसे फ्रीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये भी एश्योर कराना कि जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, यानी हमारे पास बहुत सारे स्टॉक ऑप्शन है फ्रेंड, जो अगर हम बेसिक दो देखें तो BSE और आपका MCX, ये इन सब में हम इन्वेस्ट क्यों करें भाई? हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, हमें इन रिटर्न अच्छा मिलेगा, वो बात अलग है कि अगर कोई फाइनेंशियल एक एक्सेप्शनल कोई फाइनेंशियल मार्केट में कोई ब्रेकडाउन हो जाता है, कोई ग्लोबल कोई इशू हो जाता है, उसकी बात अलग है। लेकिन हम किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में, किसी भी सिक्योरिटी एक्सचेंज में हम क्यों इन्वेस्ट करें, किसी के स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करें, ये इस चीज़ का मीन्स आप कह सकते हो कि हमें एश्योर कौन कराता है? हमारी रेगुलेटरी बॉडी कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको इंश्योर कराते हैं, हम आपको एश्योर कराते हैं कि ये बहुत ही फेयर और एफिशिएंट रहेगा एज फार एज पॉसिबल, यानी जितना पॉसिबल होगा उतना ये फेयर डील रहेगी आपके लिए। और पार्टिसिपेंट्स को ये भी एश्योर कराना कि जो भी मार्केट प्लेस के रूल्स हैं वो आपको हर कंडीशन में फॉलो करने पड़ेंगे, आप कहीं से भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, यानी आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग RBI के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 20 मेंबर्स हैं, जिसमें आपका एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 डायरेक्टर्स, 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और एक सेंट्रल ऑफिशियल होता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। अपने गवर्नर इस समय कौन है? मिस्टर उर्जित पटेल। और डिप्टी गवर्नर कौन है? फर्स्ट वन इज BP कानूनगो, सेकेंड वन इज SS मुंद्रा, थर्ड वन इज NS विश्वनाथन एंड फोर्थ वन इज वायरल आचार्य। ये चारों डिप्टी गवर्नर की पोस्ट को डेजिग्नेट करते हैं इस समय RBI में। और हो सके तो फ्रेंड्स आप JB के एग्जाम में इन्हें याद करके जाइएगा, ये चारों नामों को। हो सकता है ये एक नंबर में, आधे नंबर में क्वेश्चन ये आ जाए। RBI का जो भी इंटरनल मैनेजमेंट है उसे 20 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। डिपार्टमेंट मीन्स कोई डिपार्टमेंट डिपॉजिट देखता होगा, कोई लैंडिंग देखता होगा, कोई आपका रिस्क मैनेजमेंट देखता होगा, कोई करेंसी इशूज़ के इशुएंस ऑफ करेंसी देखता होगा। तो इस तरीके से मिलाकर के 20 डिपार्टमेंट टोटल RBI में वर्क करते हैं। और इन डिपार्टमेंट्स के बारे में हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। और हम सभी जानते हैं कि RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। अभी अगर हम ये देखें कि RBI का प्रेम्बल क्या कहता है, यानी मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो काम दिया है RBI का या दिया गया है, वो काम क्या है? To regulate the issue of banknotes and keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage। यानी बैंक नोट्स को इशू करने का काम RBI को देखना है, किस तरीके से कि रिजर्व्स भी अरेंज करने हैं। यहाँ पर रिजर्व जो वर्ड यूज़ किया गया है, इसका यह मतलब है कि RBI बैंक नोट्स और कॉइन्स को अपने हिसाब से या अपनी मर्जी से वो उन्हें प्रिंट या सर्कुलेशन में नहीं ला सकती है। उसके लिए कुछ अगेंस्ट में उसे रिजर्व रखना पड़ेगा और वो रिजर्व गोल्ड और सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रहता है। तो जितना आपका गोल्ड और सिक्योरिटीज़ रहेगा उसके अगेंस्ट आप उतने ही बैंक नोट्स वगैरह इशू कर सकते हैं, उन्हें सर्कुलेशन में ला सकते हैं। और इसे ही आप कह सकते हैं एक मॉनेटरी स्टेबिलिटी अरेंज करना। मीन्स जितना आपके पास गोल्ड है उसके अगेंस्ट ही आपके पास करेंसी है सर्कुलेशन में। तो और नेक्स्ट है आपको ये भी देखना है कि क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करना है कंट्री का। मीन्स क्रेडिट का यहाँ पर ये मतलब है कि सिंस हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी से आते हैं फ्रेंड्स, हमारी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, तो सारे सेक्टर्स को प्रॉपर पैसा मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। नहीं, कुछ सेक्टर्स हमने प्रायोरिटी में डिफाइन कर दिए, कुछ आपके इंडस्ट्रियल में आ गए, कुछ बिजनेस आ गए। तो इन सबको इक्वल अमाउंट में या जितना रिक्वायर्ड है उतना अमाउंट में लेंडिंग होनी चाहिए ताकि सब एक साथ फ्लॉरिश कर सके, या आप कह सकते हैं एक कोहेरेंस बन सके उनकी फ्लॉरिशमेंट में, और एक दूसरे को वो कोऑपरेट करके हमारी कंट्री की GDP या ग्रोथ को इंक्रीज कर सकें। तो ये सारा काम इनडायरेक्टली RBI ही रेगुलेट करती है। अब RBI को
कॉन्स्टिट्यूट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है आरबीआई का कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी को आपको मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है? कि जितने भी बिजनेस हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर कोई प्रायोरिटी सेक्टर है, उन सबको इक्वल या जितनी रिक्वायर्ड लेंडिंग है वो होनी चाहिए, ना ही उससे कम हो। क्योंकि अगर कम आप करते हैं, लेस फाइनेंसिंग है, तो फिर वो बिजनेस ही स्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। अगर आप ओवर फाइनेंसिंग कर देंगे तो फिर वो उसका मिसयूज़ कर सकता है उस फंड का। तो एक प्रॉपर वे में आपको फंड्स किस सेक्टर में कितना एलोकेट करना है, ये सब आरबीआई मॉनिटर करती है। और इसे ही आप कह सकते हैं कि क्योंकि हम लोग मिक्स इकोनॉमी से आते हैं, तो मिक्स इकोनॉमी में हमें अपना मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी आप कह सकते हो, इनका जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो आपकी मिक्स इकोनॉमी होती है। यानी हमें अपना प्रॉफिट भी देखना है और हमें सोशल वेलफेयर पे भी ध्यान देना है, इसीलिए हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहे जाते हैं या हमारी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो इसके थ्रू आरबीआई हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी के रोल को जस्टिफाई करती है। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आपको इंश्योर करना है किस तरीके से, कि आप साउंड फाइनेंशियल सिस्टम को इस्टेब्लिश करें या उनको मेंटेन करें। ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है कि तो वो उसे टैकल ही नहीं कर पा रहे। इसका एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपने जा करके बैंक में 5 करोड़ रुपीज़ जमा कर दिए, ठीक है, और फिर आपने महीने भर बाद गए और आपने कहा कि मुझे इसमें से पैसा निकालना है 4 करोड़, ठीक है। आप सपोज करते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि उस दिन ब्रांच में जिस टाइम आप लेने गए उस समय ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ कैश ही अवेलेबल था, ठीक है। अब ब्रांच में 3 करोड़ कैश ही अवेलेबल है और आपको 4 करोड़ चाहिए और बैंक को आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि वो पैसा आपका है। तो इस केस में अगर बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस 1 करोड़ रुपीज़ को एट रैंडम या इमरजेंसी सिचुएशन में अरेंज करने की कैपेसिटी नहीं रखता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है। इसीलिए रिजर्व रखवाए जाते हैं, जो बहुत सारे रिजर्व्स रहते हैं, जैसे CRR है, SLR है, इसीलिए रखे जाते हैं कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन को मीट करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। आप कुछ बैकअप बना करके रखेंगे, सारा का सारा पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपने बेनिफिट के लिए। स्टेबल पेमेंट सिस्टम हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से आरबीआई अपना रोल प्ले करती है एक पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करने में या फिर उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में, और ताकि सारे ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं डेबिट क्रेडिट से या जो भी अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सेफली और एफिशिएंटली किए जा सकें। इसका मैंने एग्जांपल भी आपको बताया था। और अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर मान लें कि आपका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है, सेविंग अकाउंट, ठीक है, उसमें आपके पास 50 लाख डिपॉजिट है, उसमें आपने अपनी सारी फैसिलिटी ले रखी हैं। सारी फैसिलिटी में मान लेते हैं कि आपने इंटरनेट बैंकिंग ले रखी है, आपने डेबिट कार्ड ले रखा है, आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, यानी ये तीनों फैसिलिटीज़ ले रखी हैं। अब आपने क्या किया कि सुबह 10 बजे आपने कोई 1-2 लाख रुपए किसी को ट्रांसफ़र किए, फिर आप गए अपने एटीएम से इतने रुपए निकाल लिए, फिर क्रेडिट कार्ड पे आप गए, POS पे आपने उसको स्वाइप किया। तो ये तीनों ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हुए हैं, आपके खाते से हुए हैं। अब इसमें ये कौन इंश्योर करेगा कि जितना आपने अमाउंट निकाला है उतना ही डेबिट हुआ है कि नहीं डेबिट हुआ है, सही अकाउंट से डेबिट हुआ है कि नहीं डेबिट हुआ है, और जहाँ पर क्रेडिट होना है वो अकाउंट सही है कि नहीं है। तो ये सारी एफिशिएंसी या इन सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को देखना भी आरबीआई का काम है, और ये हमारे पेमेंट सिस्टम का पार्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमें अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ को भी ध्यान में रखना है जब हम क्रेडिट एलोकेशन करेंगे, यानी सोशल कंसर्न को भी ध्यान रखना है, यानी कि कोई भी सेक्टर लेस फाइनेंस्ड नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर लेस फाइनेंस्ड रह गया तो पता चला अगर हमने इंडस्ट्री को फाइनेंस कर दिया तो हमारा सोशल सेक्टर रह गया, हमने सोशल को कर दिया तो हमारा फिर प्रॉफिट रह गया। तो इस तरीके से सब कुछ बैलेंस रहना चाहिए। ये सारा काम कौन देखेगा? आरबीआई देखेगी। ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, यानी कितना लिक्विडिटी रखनी है सिस्टम में, ठीक है, कितना कैश रखना है और कितना लेंडिंग में जाना है, ये सभी चीज़ें कौन डिफाइन करेगा? आरबीआई डिफाइन करेगी। और इसको डिफाइन करने का मीन्स मतलब क्या है? तो इसको डिफाइन करने का मतलब ये है, अगर आप वॉल्यूम या फिर आप कहें लिक्विडिटी उसको आप डिफाइन नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन
आपके हाथ से बाहर हो जाएगी। तो लिक्विडिटी को यहाँ पर मैनेज करने का सीधा मतलब ये है कि लिक्विडिटी को मैनेज आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप इन्फ्लेशन या प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके, एक पर्टिकुलर लेवल तक रख सके, ताकि हमारा जो सिटीजन है वो कम से कम जो भी अफोर्डेबल चीज़ें हैं, अफोर्डेबल नहीं बोलेंगे, रिक्वायर्ड जो भी नीड्स हैं उसकी एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वो उसे अफोर्ड कर सके। वो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सैलरी अगर 10,000 रुपये है और आपने इन्फ्लेशन इतनी कर रखी है इस कंट्री में कि वो रोटी भी नहीं पा रहा है, वो रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को भी अरेंज करना या प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, इन्फ्लेशन को एक टारगेट पे रखना, ये भी आरबीआई के ऑब्जेक्टिव में आता है। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सिस्टम्स, यानी जो भी फाइनेंशियल मार्केट है उनको डेवलप करना और सिस्टम को ऑपरेट करना, रेगुलेट करना एफिशिएंट वे में, ये सभी का सभी आरबीआई के काम है। ऑब्जेक्टिव के बाद आरबीआई रोल और फंक्शन क्या प्ले करती है आरबीआई का, आरबीआई का रोल और फंक्शन क्या है। मॉनेटरी अथॉरिटी का काम करती है, करेंसी को इशू करने का काम भी आरबीआई करती है, गवर्नमेंट के लिए बैंकर और डेट मैनेजर दोनों का काम करती है, बैंक्स के लिए बैंकर का काम करती है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम आरबीआई का है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना भी आरबीआई के रोल में आता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना भी आरबीआई का रोल है, और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को रेगुलेट और प्लस सुपरवाइज करने का काम भी आरबीआई देखती है। और डेवलपमेंटल रोल को भी इनडायरेक्टली आरबीआई ही मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। अब आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी के रोल में क्या रोल प्ले मीन्स क्या काम करती है, तो मॉनेटरी अथॉरिटी मीन्स कोई ऐसी अथॉरिटी जो मनी सप्लाई को मैनेज करने का काम करती है। हमारे यहाँ कौन है वो अथॉरिटी, आरबीआई। यानी कब सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी है, कब उठा करके अपने पास रखनी है, निस्सक करनी है, वो सारा काम या वो सारी सिचुएशंस कौन मॉनिटर करता है, आरबीआई मॉनिटर करती है। प्लस बैंक के क्रेडिट की कॉस्ट, यानी अगर बैंक में कोई एडवांस दिया जा रहा है तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेंगे कस्टमर से, जनरल पब्लिक से, इसे मैनेज करना भी आरबीआई का काम है। और ये इसे किसके थ्रू करती है, बैंक रेट के थ्रू करती है। यानी अगर हम ओवरऑल देखें कि मनी सप्लाई को मेंटेन करना या उनको रेगुलेट करना, आरबीआई ये देखती है कि इकोनॉमी में कितना हमें मनी सप्लाई रखना है, मनी कितना रखना है और कितना सक करना है, और उस हिसाब से वो इन्फ्लेशन को भी मैनेज करती है। क्योंकि मनी सप्लाई जो भी सिस्टम में रहती है उसका डायरेक्ट रिलेशन आपका किससे रहता है, इन्फ्लेशन से रहता है। अब मनी सप्लाई का जो चेंज टेक्निक है, मनी सप्लाई को जो चेंज करने का ऑब्जेक्टिव रहता है वो मेनली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मैनेज करना रहता है। अब ये कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सिस्टम में ज़बरदस्त तरीके से लिक्विडिटी है, यानी सबके पास बहुत सारा पैसा है। मान लेते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, रिक्शे वाले के पास 5 लाख रुपए है, किसी स्टूडेंट के पास 12 लाख रुपए है, और किसी बिजनेस के पास 50 लाख रुपए है। अभी कोई ऐसी एक चीज़ है जो 5 लाख की मिलती है, सपोज कर लेते हैं कि कोई कार है, ठीक है। तो वो कार ये बंदा भी अफोर्ड कर सकता है, ये बंदा भी अफोर्ड कर सकता है, ये बंदा भी अफोर्ड कर सकता है, ये बंदा अफोर्ड कर सकता है। इस सिचुएशन में जब बहुत सारी लिक्विडिटी है, जब लिक्विडिटी नहीं थी, या अगर हम इसको कम कर दें, ठीक है, ये अगर मान लेते हैं हमने लिक्विडिटी जब सक करी तो इसके पास 8 लाख रुपए रह गए, इसके पास 3 लाख रुपए रह गए, इनके पास 10 लाख रुपए रह गए, और इनके पास 40 लाख रुपए रह गए। यानी हुआ क्या कि अभी जिसके पास 8 लाख रुपए थे, फिर रिक्शे वाले के पास 3 लाख बचे, फिर स्टूडेंट के पास 10 लाख बचे, बिजनेसमैन के पास 40 लाख बचे। अब हम क्या देख सकते हैं कि वो जो 5 लाख की कार थी वो ये 3 लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अभी क्या हुआ कि पहले जब बहुत सारी लिक्विडिटी थी तो चारों लोग उस कार को अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है। तो 4 कार की डिमांड थी मार्केट में। और अभी जब लिक्विडिटी सक कर ली गई तो 3 लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं उस कार को। तो यानी एक कार की डिमांड कम हो गई। तो अभी जब डिमांड कम होगी तो क्या होगा कि कंपनीज ये सोचेंगी कि मैं अपनी कार सस्ती कर देता हूँ, या ताकि इनकी बिक्री और ज़्यादा बढ़ जाए, इनकी सेल बढ़ जाए। तो क्या होगा कि जब लिक्विडिटी कम होगी तो प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। और जब लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी, अब चारों लोगों को कार चाहिए, तो कंपनी के लिए तो एकदम विन विन सिचुएशन है कि 4 4 कार की डिमांड्स है, हम अपने हिसाब से प्राइस लगाएंगे, भाई इनको लेना ही लेना है, तो हम अपने हिसाब से प्राइस लगाएंगे, तो वो प्राइस बढ़ा देंगे। तो लिक्विडिटी जब ज़्यादा रहती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहता है, तो प्राइस बढ़ता है। लिक्विडिटी अगर कम रहती है तो प्राइस भी
कम रहता है। तो इस तरीके से, और जब प्राइस बढ़ा तो इसे क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, और इसे क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी सिचुएशन। तो इस तरीके से ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी मनी सप्लाई डायरेक्टली रिलेट करती है। अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इशू करती है, जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारी फिजिकल पॉलिसी इशू करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एग्जिम पॉलिसी इशू करती है, उसी तरीके से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इशू करती है। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी होती है, ये आपकी एनुअली होती है और बाई मंथली रिव्यू होता है, जो हम लोग देखते रहते हैं। और लास्ट रिव्यू अपना किस में हुआ है, दिसंबर 17 में। अभी तक जो ये सारा काम रहता था ना, मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी अथॉरिटी का, मीन्स प्राइस स्टेबिलिटी को देखना, लिक्विडिटी को मैनेज करना, ये सोल डिस्क्रिशन था गवर्नर का। मीन्स आरबीआई